के बारे में पढ़ा और पॉपुलेशन के बारे में जान पड़े। पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बारे में उसकी डेफिनेशन है, पहले तो सब जानते हैं तुम, इंडिविजुअल्स हैं। अब इंडिविजुअल से तो थोड़ा ना पॉपुलेशन बनने का, कि अकेले इंडिविजुअल्स की बात हम करें तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन सारे इंडिविजुअल्स ना एक ही स्पीशीज को बिलोंग करने चाहिए। तो यानी पॉपुलेशन को अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी एक एरिया है, चाहे वो जैसे एक पॉन्ड का एरिया हो, किसी एक फॉरेस्ट का एरिया हो, इवन चाहे वो हम लैब में एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हो, वो जगह हो, कोई भी हो सकता है। यानी अब सेम स्पीशीज रहेगी तो जाहिर सी बात है वो इंडिविजुअल्स जो होंगे उन सब में कंपटीशन होगा, आपस में कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए, और वो सेम स्पीशीज होगी तो वो इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोडक्शन भी कर रहे होंगे। तो ये सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं तो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज present in a particular geographical area, and those individuals must share or compete for similar resources, and they must potential interbreed and among themselves। तो ये तो एनसीईआरटी ने साफ लिखा कि जो की पॉपुलेशन मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, दे लिव इन ग्रुप्स इन ए वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर और compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population, और इसी को population नाम दे दिया गया है। तो population group of organism, या हम कह सकते हैं group of individuals of one species living in a particular geographical area, share or compete for similar resources and potentially interbreed। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर दूसरी चीज देखते हैं, एनसीईआरटी फिर कहती है कि जैसे इंटरब्रीड का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, यानी जो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जाहिर सी बात है नॉर्मली दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन बहुत सी कुछ यूनिसेलुलर है। अब अमीबा है, एक पॉन्ड में तो अमीबा भी रहता है, और अमीबा में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उस पॉन्ड में मिलने वाले अमीबा के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, तो क्या हम उसको पॉपुलेशन कंसीडर नहीं करेंगे? करेंगे सर। करेंगे। तो एनसीईआरटी साफ लिखती है कि जो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम asexual reproduction is also generally considered as the population for the purpose of ecological studies। तो हम ऐसा नहीं कि बच्चों की पॉपुलेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को ही कंसीडर करेंगे, तो जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उन इंडिविजुअल्स को भी हम पॉपुलेशन को डिफाइन करने में कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप किसी भी गार्डन में, किसी भी बाग में आप मैंगो ट्री को ले लीजिए, कोई भी मतलब पॉपुलेशन के एग्जाम्पल, कोई भी लोटस प्लांट्स, जैसे एनसीईआरटी ने सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। लोटस प्लांट्स इन ए पॉन्ड, बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट, कोई भी बैक्टीरियल कल्चर यानी बैक्टीरिया, कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड। ये कॉर्मोरेंट्स क्या होते हैं? बर्ड होता है सर ये। हाँ शाबाश, ये एक बर्ड होती है। होता ना, तुमने देखा होगा जल कौवा भी बोल देते हैं। एक लंबी सी गर्दन सी होती है उनकी, वो कीचड़ में रहते हैं अक्सर। जी सर, मूवी में देखा है। हाँ, वो एकदम गर्दन एकदम मोड़ लेते हैं और जमीन में धंसा देते हैं वो एकदम से, है ना, कुछ खाते रहते हैं वहां से। तो वो कॉर्मोरेंट्स होते हैं। तो वेट लैंड पर मिलते हैं जहाँ गीली जमीन होती है, कीचड़ वाली या थोड़ा पानी वानी इस टाइप से, तो उसको एनसीईआरटी बोलते हैं। तो कभी तुम सोचिए कॉर्मोरेंट्स क्या लिखा हुआ है, कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड। चूहों की आबादी हो सकती है, एनसीईआरटी लिखते हैं रेट इन एन एबेंडेंड ड्वेलिंग। एबेंडेंड ड्वेलिंग का मतलब हुआ कि जैसे कोई बिल था, सांप का बिल था, कोई भी गड्ढा था किसी और ने बनाया, जो छोड़ दिया गया ऐसी, तो उसमें जो चूहे रहते हैं,
कोई भी जो छोड़ी हुई जगह होती है, पुराने घर, पुराने मकान, पुराने शेडोज, सब जगह वहां चूहे रहते हैं। इवन प्लांट की भी पॉपुलेशन होती है भाई, जाहिर सी बात है। टीक वुड फॉर ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, वहाँ बैक्टीरिया, कल्चरल प्लेट पर बैक्टीरिया, लोटस प्लांट्स, ये सब एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन। तो मैं दोबारा से बता दूं कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन हमें समझ में आएगी। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया who share or compete for similar resources and who potentially interbreed। और तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म को भी हम पॉपुलेशन में काउंट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वालों को भी पॉपुलेशन में काउंट करेंगे, वो सब चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर सेलेक्ट करती है। हमने इवोल्यूशन में खूब अच्छे से समझा भी था, पढ़ा भी था। तो अब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल रहते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनके एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो उनको मतलब अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती हैं तो वो उनको उनके साथ कॉप अप करना पड़ता है। मतलब जाहिर सी बात है उनको अपना खुद को एडजस्ट करना पड़ता है ड्यू टू चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन। तो होगा क्या, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें कई बार पहले बता दी, जैसे लंबी गर्दन वाले जिराफ, छोटी गर्दन वाले जिराफ। तो हुआ क्या कि जब घास फूस के मैदान खत्म हो गए तो जाहिर सी बात है जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, लंबी गर्दन वाले जिराफ वो ही बाकी रहे, छोटी गर्दन वाले तो मर गए, लंबी गर्दन वालों को मौका मिला। तो यानी ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो जाहिर सी बात है एक लॉन्गर नेक पॉपुलेशन ही तैयार हुई। तो एनसीईआरटी की एक लाइन है कि अगर चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाए तो इंडिविजुअल को उससे कॉप अप करना पड़ता है। तो अकेले इंडिविजुअल से पॉपुलेशन नहीं बनती, क्योंकि अब वो सारे इंडिविजुअल जो लॉन्गर नेक वाले थे वो ही सेलेक्ट हो गए और वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और धीरे धीरे लंबी गर्दन वाले जिराफ बन गए। तो एनसीईआरटी कहते हैं कि एट पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स, यानी जो जरूरी ट्रेड्स होते हैं उनको इवॉल्व करने के लिए, मतलब वो डिजायर्ड ट्रेड्स वाले इंडिविजुअली ही रहे, यानी जिनके पास यूजफुल वेरिएशन थी, यूजफुल वेरिएशंस वालों को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया और अल्टीमेटली अ न्यू पॉपुलेशन ऑफ लॉन्गर नेक जिराफ इवॉल्व्ड। सो दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के टर्म में भी हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब पॉपुलेशन को एक वर्ड लिख देती है एनसीईआरटी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन यानी जो पॉपुलेशन होती है उस पर सराउंडिंग इकोलॉजिकल फैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यानी इकोलॉजी, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? पॉपुलेशन इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच हो गई, वो इकोलॉजी की वो ब्रांच हो गई विच कनेक्ट्स इकोलॉजिकल फैक्टर्स टू द पॉपुलेशन, और उन पॉपुलेशन को जेनेटिक लेवल पर और इवोल्यूशन कराना, ये सारी चीजें आ गई। तो एनसीईआरटी साहब लिखते हैं कि पॉपुलेशन ecology is therefore an important area of ecology because it links ecology to population genetics and evolution। अरे भाई समझ गए लाइन वाइन सब क्या है? यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल सेम वो जिराफ के उससे तुम्हें सब समझ में आने लगा। तो यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन इवोल्यूशन, तो यानी जेनेटिक्स वर्ड आ रहा है क्योंकि डिजायर्ड जीन, यूजफुल वेरिएशंस वालों को नेचर सेलेक्ट कर ली है और अल्टीमेटली लॉन्गर नेक वाले जिराफ ही बचे रह गए, यानी इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की क्वालिटी की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स। तो इसको एनसीईआरटी लिख देती है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। किसी भी पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं तो हम उनके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिनको स्टडी करते हैं। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी चीजें, जैसे उस पॉपुलेशन में बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी पर इंडिविजुअल कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं पर इंडिविजुअल, पर कैपिटा उस पॉपुलेशन। सेक्स रेशो, सिंपल तुम समझते हो, मेल फीमेल। पॉपुलेशन एज, उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की एवरेज एज क्या है, मेल की क्या है, फीमेल की क्या है। और पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन छोटी है बड़ी है, पॉपुलेशन साइज, या हम इसको बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी।
तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी इन सबको डिस्कस करती, तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं बच्चे बर्थ रेट और डेथ रेट। भाई अगर हम एक अकेले इंडिविजुअल की बात करो, एनसीईआरटी साहब देखो कितना अच्छे से समझाते हैं कि अगर तुम एक इंडिविजुअल की बात करो तो एक इंडिविजुअल में तो वो जिंदा है या मर गया ये कहेंगे हम। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन में तो इंडिविजुअल की तो बर्थ भी होती है, डेथ भी होती है, लेकिन पॉपुलेशन में जब हम पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन में कंसीडर करेंगे तो हम अकेले इंडिविजुअल को नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल हैं। सपोज 20 इंडिविजुअल हैं, अब उनमें से 8 नए पैदा हो गए, 20 इंडिविजुअल में 8 पैदा हो गए। एनसीईआरटी ने जैसा एग्जांपल समझाया कि एक किसी भी पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट्स हैं, ये 20 लोटस प्लांट। भाई बर्थ रेट डेथ रेट को तुम्हें लिखने को आ जाए तो तुम इस ऐसे सब कुछ ऐसे ही समझाया है ना। 20 लोटस प्लांट्स हैं यहाँ, अब उनमें से और पैदा हो गए, 20 तो पहले ही थे, सपोज 8 और आ गए, यानी रिप्रोडक्शन के जरिए एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। मतलब इस साल इसमें 20 लोटस प्लांट थे और अगले अब देखा तो उसमें नए प्लांट्स 8 न्यू प्लांट्स और ऐड हो गए। तो जाहिर सी बात है, तो अब उन्होंने जो पूरी पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हो गए, अब 28 हो गए। 28। हाँ 28 हो गए। तो अब बर्थ रेट को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बर्थ रेट हम पर एक इंडिविजुअल के हिस्से में कितना आया वही तो देखेंगे ना। यस। भाई जैसे जैसे मयंक है और मान लेते हैं मयंक के 10 बच्चे हैं, है ना, और मयंक के यस। भाई के 2 बच्चे हैं। तो अब इसको पॉपुलेशन मान लेते हैं कि उस जगह पर सिर्फ मयंक और उसका भाई रह रहा है। मयंक के 10 बच्चे हैं और मयंक के भाई के 2 बच्चे हैं। तो एक के हिस्से में कितने हैं। एक मयंक मिस्टर मिसेस मयंक और उसके भाई की वो, अब जाहिर सी बात है 10 और 2 12, तो टोटल अगर हाँ हम तो सर पॉपुलेशन की बात करें तो 12 छह ऐड होंगे ना, आएंगे ना। तो 6 आएंगे। हाँ हाँ तो ठीक। पॉपुलेशन में जो रेट, अब एनसीईआरटी देखो एनसीईआरटी का लिखते हैं इन पॉपुलेशन रेट्स रेफर टू पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटा इंडिविजुअल, पर कैपिटा बर्थ्स एंड डेथ्स रेस्पेक्टिव। तो बर्थ रेट में पर इंडिविजुअल कितने बर्थ हो रहे हैं। अब इंडिया में इंडिया की बर्थ रेट डेथ रेट हम किसी भी जगह की लें तो हम तो पूरी आबादी को कैलकुलेट करेंगे। अब उसमें चाहे कोई किसी की शादी हुई हो या किसी की शादी ना भी हुई हो। मेरे हिसाब से समझ गए बच्चे, तुम बताओ तो कितनी हो समझ गई। गए सर। हाँ तो 6 आ गए। तो अब बताओ तो जरा 20 लोटस 8 नए लोटस बने 28 हो गए। तो अब उसकी बर्थ रेट को कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 14। 20 तो कितने, 14 हाँ 8/20 ऐसी तो करेंगे ना। जी सर 0.4। हाँ शाबाश, तो वो 0.4 आ गया, यानी ये बर्थ रेट हो गई। तो 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर, पर लोटस यानी एक लोटस के हिस्से में 0.4 आ गए। तो ये बर्थ रेट होगी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। तो ये आगे कुछ लिखे ना लिखे तो हम समझ जाते हैं कि इसको हम कहने क्या चाह रहे हैं। ठीक है। हाँ जी सर। अब जैसे 40 फ्रूट फ्लाई थे, 40 एक एनसीईआरटी फिर देती है कि एक फ्रूट फ्लाई जो होती है ड्रोसोफिला, यस सर। हाँ हाँ जी। 40 फ्रूट फ्लाई थी लैब में। अब उनमें से ना 4 मर गई। किसी भी एक सप्ताह की बात कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर टाइम एनसीईआरटी लिखी है, जैसे सपोज एक सप्ताह में, तो उस एक सप्ताह में उसकी डेथ रेट कितनी होगी। 40 थी और 4 मर गई, 36 बच गए। हाँ समझ गए ना बच्चे। तो 4/40 हाँ जी सर। 0.1 सर। तो 0.1 पर फ्रूट फ्लाई पर वीक पर ईयर पर मंथ, लेकिन वहां पर इन कैपिटा ही होगा, पर कैपिटा या पर इंडिविजुअली। ठीक है, मेरे हिसाब से डेथ रेट और बर्थ रेट तुम समझ गए। तो डेथ रेट, तो बर्थ डेथ रेट का मतलब हो गया कि चेंज इन द नंबर। अब वो चेंज होगा नंबर में चेंज का मतलब वो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। और तो उसी को हम बर्थ रेट और डेथ रेट बोल सकते हैं।
ये जो रेट्स होते हैं ये पर कैपिटा, जैसे मैंने अभी बताया, उससे उसके रेफरेंस में ले जाते हैं। तो रेट का मतलब अब अगर हम इसको मैथमेटिकली तुम्हें करें तो तुम समझ जाते हो कि ये डेल्टा एन अपॉन ये रेशो निकलता है ना, बर्थ रेट और नेटेलिटी रेशो। बर्थ रेट अगर रेशो की बात करें तो डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी रेस्पेक्ट। ये तो एक नई पॉपुलेशन चेंज है, डेल्टा तो समझते हो ना बच्चों, चेंज। हाँ जी सर। हाँ, ये प्रीवियस पॉपुलेशन और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, तो ऐसी डेथ रेट का आ जाएगा, ऐसी बर्थ रेट का आ जाएगा। तो बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट को हम बोल देते हैं नेटेलिटी। ये मैं इस पेज पर समझा देता हूँ। नेटेलिटी, ये वर्ड याद रखना बच्चों। नेटेलिटी इज द बर्थ रेट, डेथ रेट इज द मोर्टेलिटी। मोर्टा, पोस्ट मॉर्टम, मॉर्चुअरी। मॉर्ट का मतलब ही मौत होता है, जो एक दिन सबको आनी है, नहीं? यस सर। अभी क्यों मौत को याद दिला रहे हो हैं? तो मौत ना तो धर्म देखती, ना जाति देखती, ना उम्र देखती, वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। और डरा क्यों रहे हो डरा के रूप में? नहीं, मतलब मौत को हम याद रखते हैं ना, तो हम ना कुछ गलत काम नहीं करते हैं, ये फैक्ट होता है। हम मौत को याद रखेंगे तो हम अच्छे काम के लिए इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें ईश्वर के पास जाना है, उसको जवाब देना है। और मौत कब आ जाए कब ना जाए, हमने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। अब तक तो हमने गलत काम किया, लेकिन हम अच्छे काम करने का भी हमें मौका ही नहीं मिल रहा है, और हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम करके जाएं, तो इसलिए हम, और क्या पता हमारी प्लानिंग खत्म ही होगी, आज एकदम से हम मौत हो गई, तो ये हम अपनी डेथ को याद करते हैं, तो मेरे हिसाब से हम सही रास्ते पर रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब एक एट्रीब्यूट समझ में आ गया हमें। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर्स, फीचर्स पढ़ रहे हैं हम। एक तो डेथ रेट, बर्थ रेट, ये हो गया। नेक्स्ट है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो, ये रेशो सिंपली मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, ये दोनों मतलब वाइस वर्सा है। यानी अब जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, या तो वो इंडिविजुअल मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम रेशो की बात करेंगे। तो रेशो का मतलब हो गया कि जैसे 60% पॉपुलेशन है वो फीमेल वाले हैं, 60% फीमेल है, तो 40% जाहिर सी बात है वहाँ मेल होंगे। तो मेल और फीमेल का जो रेशो होगा वो सेक्स रेशो कहलाता है। यस सर। ठीक है ना? अब बात करते हैं पॉपुलेशन एज की, बात करते हैं। ये जो डाटा है ना बच्चों, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की ज्यादा है, पॉपुलेशन एज क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये जो वो जो 4th चैप्टर पढ़ा था ना हमने इसी बुक में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, यस सर। वहाँ लिखे हुए हैं वो सेंसस वगैरह, क्योंकि हाँ जी है सर। है ना, तो वो वहां से पढ़ लेना बेटा। मैंने तब भी तुम्हें ठीक है चैप्टर सर। करा था, तब भी मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंगली वो डाटा तुम नेट से या कहीं से भी या कलेक्ट कर लेना, है ना, उनको याद कर लेना सब। ओके सर। ओके सर। ओके सर। जैसे फीमेल का मेल का सेक्स रेशो, जैसे पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, दुनिया में कौन ज्यादा है, मेल या फीमेल? मेल। दुनिया के हर कंट्री में कौन ज्यादा है? सर मेल। मेल ही होंगे सर। हैं? सर मेल नहीं, फीमेल ज्यादा है दुनिया में। अगर हम हर कंट्री की बात करें बच्चे, तो मैक्सिमम कंट्रीज में फीमेल मेंबर ज्यादा होते हैं। पता है ऐसा क्यों? मतलब हाँ, देखो जैसे नॉर्मली देखो तुम, वॉर होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं,
तो उनमें डेथ हाँ किनकी हाँ ज्यादा सर, होती है, मेल की या फीमेल की? मेल की। मेल की डेथ होती है। रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनमें किनकी डेथ होती है? मेल की। अक्सर मेल की। तो नेचुरल डेथ तो छोड़ो, मतलब एक्सीडेंटली या वॉर से अनसे, इसलिए मेल की डेथ रेट ज्यादा होती है, तो इसलिए नॉर्मली फीमेल ज्यादा होती है। तो इसलिए तो इस्लाम में जो पॉलीगैमी बताई थी उस टाइम पर, तो एक आदमी एक से ज्यादा मतलब 4 बीवियां से शादी कर सकता है, तो वो इसीलिए तो था क्योंकि सेक्स रेशो डिस्टर्ब था, क्योंकि लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम पर। तो तो बहुत सारी जो फीमेल थी वो मतलब अभी उनकी शादी हुई और अभी उनका हस्बैंड खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है कम एज में हस्बैंड चला जाए तो बाकी की जिंदगी कैसे कटे उनकी। तो इस लिहाज से ये बताया गया था कि आप उन विधवाओं से शादी कर सकते हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं। तो ये इसलिए वो इस्लाम में पॉलीगैमी की इजाजत थी, है अभी मतलब, लेकिन दूसरे पर्पज अभी से भी कोई है करे। सर। हाँ अभी भी है, लेकिन दूसरे पर्पज से कोई करे, मतलब उनसे शादी की इजाजत दी गई है जो मजबूर हैं, परेशान परेशान हाल हैं, जैसे कोई विधवा है या कुछ ऐसे जिन कुछ कंडीशंस, गरीबी है उसकी वजह से शादी नहीं हो रही, और तो इस वजह से तो एक वो रेशो बैलेंस रहे। लेकिन इंडिया में सेक्स रेशो उल्टा है, यहाँ मेल ज्यादा है फीमेल ज्यादा है? मेल ज्यादा है सर। यहाँ मेल। मेल ज्यादा है। यहाँ मेल, क्योंकि यहाँ ना मतलब मेल को तरजीह देते हैं, मेल को सोचते हैं कि भाई ये वंश चलाएगा, ये करेगा। तो यहाँ फीमेल फिटिसाइड के केस सबसे ज्यादा दुनिया में इंडिया में ही होते हैं। यहाँ यस बच्चों सर। को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। और सबसे ज्यादा खराब रेशो कहाँ का है इंडिया में भी, मतलब लड़कियां सबसे कम कहाँ हैं? हरियाणा में। हरियाणा में लड़कियों को मतलब फीमेल फेटिसाइड के जो केसेस होते हैं सबसे ज्यादा ये हरियाणा और राजस्थान में होते हैं। इन दोनों स्टेट में बहुत ज्यादा मतलब पेरेंट्स हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग भी इस बेवकूफ़ी हरकतें करते हैं, उनको तो वो मतलब बच्ची को ऐसी जन्म से पहले ही मार देते हैं। तो ये चलो खैर धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग, वक्त लगेगा, और तुम तो सब समझदार होते हैं। यस सर। हाँ, तो पॉपुलेशन एज की मैं बात कर रहा था। यस सर। हाँ, इसको ना जैसे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है एनसीईआरटी, यानी किसी भी इंडिविजुअल्स की जो अगर हम परसेंट में देखें तो परसेंट इंडिविजुअल्स हैं कोई भी उस उम्र के, अगर हम उसको प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन के अगेंस्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, तो एक ग्राफ की शक्ल में हमें ना पॉपुलेशन एज का एक ग्राफ मिलता है, उसको नाम दे दिया गया एज पिरामिड। तो एज रेशो, अब देखो उसमें अब होता क्या है कि एज रेशो को मैं बात करूं तो जैसे सब एक एज के थोड़ा ना है भाई, उम्र के सब अलग अलग पड़ाव पर हैं। कुछ बच्चे अभी पैदा हुए हैं तो वो तो अभी वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर ही नहीं है, तो वो प्री रिप्रोडक्टिव एज है। और जो रिप्रोडक्शन वाली एज में है जैसे तुम हो या और बाकी, तो वो रिप्रोडक्टिव एज है। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, जब रिप्रोडक्शन यानी जैसे फीमेल में मेनोपॉज हो जाते हैं 50 साल के, यानी जो बूढ़े हम जिन्हें बोल रहे हैं अब, तो उस एज ग्रुप के भी इंडिविजुअल्स होते हैं। तो हम इनको अगर हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो हमें ना कुछ एज पिरामिड मिलते हैं, जो हमें एज पिरामिड, हम एज पिरामिड पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन जो एज को जो बताएंगे। देखो एक पिरामिड मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो ये इस शेप में, ये और ये, देखो ये अलग अलग है, ये तीन। अब देखो ये तीन पैरामीटर है, तो देखो ये वाले, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज, यानी ये छोटे छोटे बच्चे होंगे जो पैदा हो रहे हैं। और इसको मान लेता हूँ मैं रिप्रोडक्टिव एज, और ये मान लेता हूँ मैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो प्री रिप्रोडक्टिव, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी बूढ़े, ये जवान, और ये बच्चे। तो इसका मतलब मुझे ये बताओ, इसको इस पिरामिड इसकी शेप क्या है? तुमने कह दिया कि सर ट्रायंगुलर है, कोई भी बता देगा। तो ये जो एज पिरामिड हुआ, तो ये ट्रायंगुलर एज पिरामिड है। तो ट्रायंगुलर एज पिरामिड ये क्या बताता है कि वो पॉपुलेशन स्टेबल है या वो इंक्रीजिंग मैनर में है या डिक्रीजिंग मैनर में है? बताओ जरा। इंक्रीजिंग मैनर में। हाँ
हाँ वो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग मैनर में है, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है। भाई जाहिर सी बात है, ये यही तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यही तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन अपनों से ज्यादा कर रहे हैं। देखो तो पॉपुलेशन यानी ये एक्सपेंडिंग है, दिस इज एक्सपेंडिंग। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब देखो एक पॉपुलेशन ये होगी बच्चों ऐसे, ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, और ये कम है, ये जितने हैं इतने ये पैदा कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन स्टेबल। हाँ ये स्टेबल हो गई। और ये जो शेप आई तो ये आ गई बेल, बेल शेप, घंटी के आकार, यानी तो ये जो पिरामिड हुआ ये बेल शेप्ड हुआ। और बेल शेप्ड यानी ये डिनोट करेगा दैट पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ नंबर, कुछ भी कह सकते हैं, डिफरेंट एजेस। तो दिस पॉपुलेशन इज स्टेबल, तो दिस इज द स्टेबल पॉपुलेशन। और अगर ये वाले, भाई ये वाले तो कम क्योंकि सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। लेकिन ये अब ठीक है सर। अब सही है। हाँ जी यस सर। हाँ अब देखो ये मैं बात करता हूँ, ये वाली डिक्रीज हो रही है। हाँ अब ये तो ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कम संतानें पैदा की, ये तो कम रहती हैं ऊपर बूढ़े वाले। तो ये यानी ये डिक्रीजिंग यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, दिस इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और ये जो शेप होगी इसको बोलेंगे यू आर अर्न शेप्ड। तो तुम्हें याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने डायग्राम भी बना रखे हैं। तो ये पॉपुलेशन, अब इसमें ना मेल फीमेल को जैसे ये हम इस पे ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे ये इसको थोड़ा इधर भी कर सकते हैं, थोड़ा इधर भी कर सकते हैं, जो ये बता देंगे मेल फीमेल, समझ गए ना। जैसे ये यहाँ Yes, अरे sir. लाइन खींच दी भाई, तो इधर वाले मेल इधर वाले फीमेल, मैं इस लाइन को थोड़ा सा हाँ जी, इधर की sir. तरफ को ले जाऊंगा, इधर को, तो इसका मतलब मेल ज्यादा फीमेल ज्यादा, मेल कम फीमेल कम, समझ गए ना तुम, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी सर। यानी Yes, sir. एक ही पिरामिड से, हाँ एक ही पिरामिड से हम उनके नंबर को तो बता रहे हैं, एज को भी बता रहे हैं। देखो सबको सबका पता चल रहा है, उनके नंबर भी, उनकी एज भी, और उनका सेक्स भी, मेल है या फीमेल है, तो वो सब। तो ये जितने भी शेप ऑफ ये जो पिरामिड्स हैं, इनकी जो शेप है वो रिफ्लेक्ट करती है उस पॉपुलेशन के ग्रोथ का स्टेटस, चाहे वेदर इट इज ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन साइज। ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी भी हम बोल सकते हैं, एन से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो मैं अगले पेज पर पढ़ता हूं। तो पॉपुलेशन साइज हमें किसके बारे में बताता है कि उस पॉपुलेशन के ना स्टेटस के बारे में बताता है। एनसीईआरटी साहब लिखती है साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। स्टेटस से मतलब ये हो रहा है कि जैसे जो कुछ भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं किसी भी पॉपुलेशन में, अगर हम उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, मतलब इकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जो किसी भी पॉपुलेशन में ऑपरेट होते रहते हैं। इकोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स आपस में उनका क्या कंपटीशन है एक सेम रिसोर्सेज के लिए, ये उस कंपटीशन के बाद जो इंडिविजुअल्स बचते हैं, कितने मर गए, कितने क्या हो गए। भाई जाहिर सी बात है, एक
शेर हैं, शेर की एक आबादी है, और शेर 10 हैं और हिरन 4 हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें कंपटीशन हो गई। तो अब उस कंपटीशन का आउटपुट क्या रहेगा, कौन भूखा मर जाएगा, कौन ताकतवर बचा रह जाएगा, ये सब चीजें। और इसके अलावा अब हिरन के रेस्पेक्ट में देख लो तो उस प्रीडेटर का क्या इफेक्ट होगा। अब हमने कहीं पर पेस्टिसाइड छिड़क दिए तो वहां पेस्ट यानी इंसेक्ट वो मर गए, कौन से बच गए। इन सब के इफेक्ट को देखते हुए अल्टीमेटली हम जो बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में हम किसी बेसिकली चेंज की बात करते हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल साफ लिखती है कि जैसे जो साइज है पॉपुलेशन का, तो वो बहुत कम भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल्स, किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के नंबर बहुत कम भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी बोलती है ये साइबेरियंस से क्रेन्स आते हैं ना, माइग्रेट कर कर आते हैं साइबेरिया से क्रेन। कहाँ आती हैं ये बर्ड? भरतपुर में, ज्यादा ना, भरतपुर के भरतपुर, वेटलैंड हाँ एरिया जी में सर। हर साल आती है सर्दियों में, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उससे बचने के लिए हैं। हाँ राजस्थान। हाँ, राजस्थान में भरतपुर। तो उनका जो साइज है, तो यानी उस उनके पॉपुलेशन साइज की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है भाई उनके नंबर 10 के, इस बार तो 10 से भी कम है, मतलब 7-8 क्रेन ही है ऐसे। और इंडिविजुअल्स के नंबर मिलियंस भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी बोलते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, तुम जानते हो अलगा, जहाँ जो पौंड में है, तो उनके नंबर मिलियन भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली एनसीईआरटी फिर बोलते हैं हम पॉपुलेशन साइज को ना टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, या इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में हम जरूरी नहीं कि हम एक नंबर, अब होता क्या है कि भाई नंबर को कैसे कैलकुलेट करें, उस पॉन्ड में कितने क्लेमाइडोमोनास हैं, हम उनको कैसे कैलकुलेट कर लें, ये बड़ा मतलब एक बहुत ज्यादा टफ जॉब है कि हम किसी भी इंडिविजुअल्स को कैसे कलेक्ट उनको काउंट कर सकते हैं अलग 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 अलग, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इनको इंडिविजुअली काउंट करना ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो जैसे फिर एनसीईआरटी ऐसा बोलती है कि जैसे पार्थेनियम प्लांट, तो देखा ना तुमने पार्थेनियम, पता नहीं पढ़ा होगा तुमने बॉटनी में। पार्थेनियम एक वीड होती है ऐसी, पार्थेनियम। हाँ जी सर, देखा है। हाँ, तो जैसे अब एनसीईआरटी कहती है जैसे कहीं पर 200 पार्थेनियम प्लांट है किसी एरिया में, मान ले जाए, लेकिन वहां पर एक बड़ा बेनियान ट्री भी है, एक बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है वो भी है, तो जिसने बहुत बड़ी कैनोपी बना रखी है, मतलब एक छाया बनाई हुई है। इसका मतलब उस एरिया में जो बेनियान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो तो बहुत कम हो गई, और पार्थेनियम की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन उस बेनियान ट्री का उस कम्युनिटी में, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में उस बेनियान ट्री का बहुत बड़ा इन्वॉल्व होगा, तो हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी ये बहुत सारे पैरामीटर की बात करती है कि भाई जैसे हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, अब बैक्टीरिया को लैब में कल्चर कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल बैक्टीरिया को कैसे काउंट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन साइज, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटीज को कंसीडर किया जाता है। फिर उसने एनसीईआरटी ने देखो अच्छे से एग्जांपल देकर समझा दिया कि हम जब किसी भी जाल में, अब जैसे होता क्या है कि जैसे हमने एक जाल डाला पॉन्ड में, तो पॉन्ड में एक बार जाल डालने से कितनी मछली आ रही है, जाल में कितनी मछली पकड़ में आ रही है, तो हमें ज्यादा मछली आ रही है, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि इस पॉन्ड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा है, यानी इस पॉन्ड में फिश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही तो हम एक्चुअली पॉपुलेशन का साइज को ना एस्टिमेट करते हैं, मतलब एक अनुमान लगाते हैं बिना किस उनको काउंट किए। फिर जैसे टाइगर, आप शेर को तो गिनने नहीं जाएंगे, एक शेर दो शेर नेशनल पार्क में, तो वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनके ना पग मार्क्स को काउंट करते हैं, पग मार्क्स।
अब पग मार्क से पता चल गया कि यहाँ पर ये 2 शेर हैं, 4 शेर थे, इनसे अरे भाई पता चल जाएगा ना, भैंस 1 गुजरी है, 2 गुजरी है, 3 गुजरी है, आसानी से पता चल जाता है पग। तो पग मार्क से, उनके फीकल पैलेट से वो आसानी से आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पर कितने इंडिविजुअल हैं। कुल मिलाकर एनसीईआरटी साफ ये एनसीईआरटी ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम इंडिविजुअल को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए पॉपुलेशन साइज में पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया के उस मतलब हम रेस्पेक्ट में नंबर्स को सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, चाहे वो मछली उस जाल में कितनी आ रही है या उन पग मार्क से हम टाइगर को काउंट करने की कोशिश करें। तो ये बहुत सारे तरीके, तो देखो, तो मैं इनको अब उसको समराइज कर देता हूँ अपने जो तुम्हें नोट्स शेयर किए हैं उसके अकॉर्डिंगली। एनसीईआरटी का पैराग्राफ तुम अब पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, हम पॉपुलेशन को कैसे काउंट कर सकते हैं, पॉपुलेशन साइज को हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसमें टोटल नंबर जहां पॉसिबल है तो वहां हम तो काउंट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम किसी भी स्पेस में किसी भी एरिया में सारे इंडिविजुअल्स को काउंट कर लो तो हमें पता चल जाएगा कि भाई, चाहे वो अब वो क्रेन वाला एग्जांपल दे दो यहाँ, और अब क्लेमाइडोमोनास इन ए पॉन्ड या तो एक वर्ड जैसे बायोमास पर परसेंट कवर, ये जो यहाँ दूसरे पैराग्राफ में समझाने के, यानी जब काउंटिंग मीनिंगलेस होगी या डिफिकल्ट होगा उनको काउंट करना, तो हम जैसे बताया था कि जैसे यहाँ बरगद का पेड़ था, तो बरगद के पेड़ की जो कैनोपी में उस एरिया में यहाँ 200 प्लांट पार्थेनियम के थे और एक बेनियन ट्री था। तो बायोमास ऑफ ए लार्ज ट्री अमंग स्मॉल प्लांट्स, तो यानी छोटे छोटे प्लांट्स के बीच में किसी भी पेड़ का जो एक बायोमास है, मतलब एक जो बड़ा पेड़ है तो उसने कितने परसेंट मतलब कवर किए हुए हैं। तो ये इससे भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी, वही जो एनसीईआरटी ने बताया। और रिलेटिव डेंसिटी होती है, जैसे वो मछली को पकड़ना हुआ, वो जो मैंने तुम्हें बताया। तो खैर, इनडायरेक्ट काउंट था, इनडायरेक्ट काउंट में वो आ गया, जैसे टाइगर के पग मार्क से या फीकल मैटर को स्टडी कर हम देख लें। तो ये सब सिर्फ समझने वाला है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है नहीं है। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन स्टेबल है या कैसे ग्रो कर रही है, अगर हम उसका जो साइज है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कैसे चेंज होती है, मतलब कितने किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितने बच्चे पैदा हो गए, कितने मर गए, कितने उस इलाके को छोड़कर चले गए, कितने बाहर से उस इलाके में आ गए। तो ये इन सब को देखते हुए इन सब को कंसीडर करते हुए तभी उस पॉपुलेशन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो सब चीजें। देखो तो पॉपुलेशन में अगर यहाँ डेंसिटी लिख दूं इधर, तो तुम्हें अब देखो समझ में आने लगी चीजें। तो किसी भी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है यानी जो इंडिविजुअल्स हैं, तो देखो कितने उस पॉपुलेशन डेंसिटी को बनाने में किस किस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। एक तो कितने पैदा हो गए, तो मैं यहाँ लिखूं नेटेलिटी। तो नेटेलिटी उस पॉपुलेशन में, ये बताओ ऐड होंगे या रिमूव होंगे, मतलब उस पॉपुलेशन डेंसिटी में नेटेलिटी ऐड हो जाएंगे। प्लस कितने मर गए जी वहां से, मोर्टेलिटी। तो नेटेलिटी को ना बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये यार, बी फॉर बर्थ रेट, डी फॉर डेथ रेट, बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ्स। तो कितनी डेथ्स, तो इसको मैं जो माइनस करने पड़ेंगे, कितने मर गए तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। एक वर्ड होता है बच्चों उस पॉपुलेशन से कितने इंडिविजुअल्स चले गए, तो जाने को बोलते हैं एमिग्रेशन। ये तो तुम पढ़ते हो ना, एमिग्रेशन डिपार्टमेंट को एयरपोर्ट पर गया हो तो वहां लिखा हुआ होता है
जहाँ Yes, इमिग्रेशन, sir. जहाँ पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं, तो एमिग्रेशन, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ई लिखेंगे इसे। तो एमिग्रेशन, कितने एमिग्रेट कर गए और कितने बाहर से अंदर आ गए किसी दूसरे एरिया से, तो दिस इज कॉल्ड आई, इमाइग्रेशन। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, IMMIGRATION, तो ये ऐड होगा। तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन, तो नेटेलिटी का मतलब हो गया कि किसी भी पीरियड, उस कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी। तो ये इनिशियल डेंसिटी, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी मतलब इसको मैं n बोल लिख सकता हूँ, ये लिख दिया n। मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, उसमें इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू हैबिटेड फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसीडर, यानी जिस टाइम पीरियड को हम कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में कितने इंडिविजुअल्स बाहर आ गए। ऐसा नहीं कि हम में भैंस, हमारे हमारे हम कर तो रहे ह्यूमन का पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट और फिर भैंस को भी काउंट कर लेंगे, नहीं, आदमी भी काउंट करेंगे, यानी सेम स्पीशीज को। और एमिग्रेशन, कितने इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन से उस हैबिटेट को छोड़कर चले गए, कहीं और जाकर बस गए। तो जब, तो देखो, तो नई किसी भी, तो एन किसी भी पर्टिकुलर टाइम की मैं बात करूं तो एन टी, ये अब ये एक टाइम पीरियड ये था, लेकिन अब एक साल बाद मैं कैलकुलेट करूंगा तो NT+1 लिख दूंगा ना भाई, कोई भी एट ए टाइम, तो NT+1 यानी नई डेंसिटी। तो नई डेंसिटी में NT वाली भी काउंट करेंगे हम, जो जितने थे। भाई फॉर्मूला लिख रहे हैं अब हम, है ना बच्चों? हाँ जी सर। ये तो समझ गए ना, NT+1। और एक तो पुरानी पॉपुलेशन, हाँ, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी ये थी NT, तो इसमें मैं प्लस करूंगा, तो प्लस करके अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो दो तो जुड़ रहे हैं, दो घट रहे हैं, ये दोनों माइनस वाले, तो यानी नेटेलिटी मतलब B और प्लस इमिग्रेशन जो बाहर से आ रहे हैं I, इनको तो जोड़ना पड़ेगा, ये एक ब्रैकेट में इनको रख दिया, और इनमें से जितने मर गए और जितने चले गए इनको घटा दिया, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई एट टाइम। भाई ये समझ में आया सारा? जो यहाँ पे वन है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज हुआ है। हाँ, +1 यानी आज। भाई सपोज कि जो ये NT+1 का मतलब हो गया कि ये न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी है। हाँ सर, मगर मतलब 1 ईयर के लिए यहाँ पे यूज हाँ, हुआ है, कुछ भी लिख सकते या हैं, 1 मंथ। हाँ, आप 1 मंथ लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ये डिनोट करेगा कि हम उस टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना? हाँ जी, ठीक है सर। आ गया सर, समझ में आ गया भाई। अच्छा, अब जरा ये बता दो जरा, अगर हम ये कहें कि जैसे B+I ज्यादा है D+E से, तो बताओ वो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? Increasing. बर्थ और इमिग्रेशन, और B+I लेसर देन डेथ+E, तो पॉपुलेशन का साइज Declining. इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अब उस ग्रोथ के मॉडल्स भी हैं, ग्रोथ मॉडल्स एनसीईआरटी लिखती है, वो मॉडल्स वाला पार्ट में कल समझेंगे, लेकिन क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो उससे पहले कुछ एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ से थोड़ा सा वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एनसीईआरटी कहते हैं कि जैसे इस इक्वेशन को हम देखते हैं ना, इस इक्वेशन से जो मेजर पैरामीटर होते हैं, यानी जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो इंक्रीज भी कर सकती है। अब तो इंक्रीज कब करेगी वो तुमने बता दे कि B+I ये सब चीजें। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जितने पैदा होते हैं और जितने मर जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो उस पॉपुलेशन की डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तुम खुद सोचो कि तुम्हारे इलाके में बाहर से रहकर कौन आ रहा होगा, इतने तो नहीं है, सब सारे जो होते हैं लोकलाइट्स ही होते हैं, है ना? और
तो Yes, जो sir. दो, तो एनसीईआरटी ने हिसाब लिखा कि जो बर्थ एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किसी भी बहुत, लेकिन उन दो को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो आगे भी लिख देती है। तो जो दूसरे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो वो सिर्फ स्पेशल कंडीशन में ही उनकी इंपॉर्टेंस होती है। स्पेशल कंडीशन क्या, जैसे लॉकडाउन लग गया है ना, लॉकडाउन लग गया तो दिल्ली से सारे मजदूर चले गए, सब चले गए अपने अपने घरों को, है ना। Yes, sir. तो Yes, जाहिर सी बात है sir. उस 3-4 महीने के दौरान जब तक वो अपने घर थे, तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी में बदलाव तो आ ही गया, नहीं आ गया बच्चों, कितने सारे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे माइग्रेंट्स रहते हैं, तो वो चले गए। तो ये तो वो स्पेशल कंडीशन होगी, तो वहाँ स्पेशल यानी दो फैक्टर को जब हम कंसीडर करते हैं तो वो एक्चुअली स्पेशल कंडीशन को डिनोट करते हैं, लॉकडाउन जैसे। या एनसीईआरटी ने कहा कि भाई जैसे कोई एक नई जगह कहीं कॉलोनी बनी है, नई कॉलोनी, अब जैसे एक नई, जैसे गुड़गांव में एक नई कॉलोनी बसी, वहां अपार्टमेंट बना दी, तो यहाँ जो अब लोग सेटल होंगे, तो उसकी एक नई आबादी जो बनी, तो उसमें किन का ज्यादा रोल होगा, वो इमिग्रेंट्स का ज्यादा होगा या बर्थ रेट का ज्यादा होगा, वहां बताओ जरा। इमिग्रेंट का ज्यादा होगा सर। इमिग्रेंट का ज्यादा, ऐसा थोड़ा वो आते ही एकदम से दनादन बच्चे पैदा करने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना, पहले तो वो खुद ही आएंगे ना। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन वहां एक कंडीशन आ गई, स्पेशल कंडीशन क्या होगी कि भाई वहां पर एक नई कॉलोनी बनी, साफ सुथरी बनी, प्यारी बनी, अच्छी बनी, तो लोग वहां की तरफ अट्रैक्ट हुए, वहां आकर बस गए, तो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आ गया, तो जाहिर सी बात है तो वो इमिग्रेंट की वजह से आया। तो मेरे हिसाब से वो पैराग्राफ तो एनसीईआरटी का समझ में आ गया कि इमिग्रेंट्स स्पेशल सिचुएशन में, अदरवाइज बर्थ रेट और डेथ रेट तो चली आ रही है, जैसे गाँव में है, तो वो सब चीजें। ठीक है भाई, कल मुलाकात होगी। ये पॉपुलेशन इसको रीड कर लेना जरूर, एनसीईआरटी से जरूर रीड कर लेना, और ये नोट्स तो शायद मैंने शेयर कर दिए थे, नहीं करे थे, कर दिए थे पॉपुलेशन, कर दिए थे सर। हाँ सर वो इतना बस। छोटा लिख रखा है, अरे वो बहुत पता नहीं, छोटा। बहुत छोटा, एक लाइन में 3 लाइन बना रखी है, नहीं। हाँ जी सर, ऐसे देखना पड़ता है खोल के। सर प्रिंट आउट निकलवाया ना, उसमें भी वो अच्छे से समझ नहीं आता, इतना छोटा लिख रखा है। प्रिंट आउट वो कर लेना ना, उसको प्रिंट आउट तो वो कर लेना। हाँ सर, जूम करके निकाल लिया था। हाँ ऐसे ऐसे करके निकाल लो तो हाँ जी सर। फिर हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बाय हाँ, सर। बाय बाय।